बहुत दुख भरी कहानी। माँ का जी गाय का, बेटे का जी कसाई का। इतनी देर से चाय चाय बोल रहे थे, अब चाय लिए खड़ी हूँ तो मेरी ओर देख भी नहीं रहे हैं। सुनते हैं किन ख्यालों में खोए हैं। लीजिए चाय रख दी हूँ, अगर अब ठंडी हो गई तो दूसरी चाय नहीं बनाऊंगी। मेरी अब उम्र नहीं रही कि एक पैर रसोई में और दूसरा पैर आंगन में। कुछ तो मेरी उम्र का ख्याल कीजिए। आपकी उम्र बढ़ रही है तो मैं भी तो बूढ़ी हो रही हूँ। आप मेरी बात सुन भी रहे हैं कि नहीं? सुशीला जी बार बार अपने पति सुरेश बाबू को कह रही थी। अचानक सुरेश बाबू ख्यालों से बाहर आए और बोले, हाँ तुम कुछ बोल रही थी क्या? सुशीला जी बोली, तब से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ कि आपकी चाय बन गई है, पर आप ना जाने किन ख्यालों में खोए हैं। रिटायर हुए आपको 2 साल होने को आया, पर लगता है अब तक आप इस बात को मान नहीं पाए कि अब आपको घर में ही रहना है। सुरेश बाबू चाय की चुस्की लेते हुए बोले, सुशीला सच में रिटायरमेंट के बाद दिन पहाड़ की तरह हो गया है। सोचा था रिटायर हो जाऊंगा तो बेटे के साथ रहूंगा। विजय बेटा के कहने पर अपना सारा रिटायरमेंट का पैसा मुंबई वाले घर में लगा दिया, यह सोचकर कि बाद में उसके साथ वहीं रहूंगा। आखिर उसके साथ हम वक्त कितना बिता पाए हैं। 10वीं के बाद वह बाहर पढ़ने चला गया, तब से बाहर ही बाहर रहा। नौकरी हुई तो मुंबई चला गया, फिर शादी कर ली। अब तो उसकी शादी को भी 3 साल हो गए। साल भर का तो हमारा पोता हो गया है। उसने कहा था, पापा जब आप रिटायर हो जाएंगे तब हमारे साथ रहिएगा। आप देखो हम अभी भी इसी कस्बे में रह रहे हैं। बच्चों के साथ रहने का सुख हमें कब प्राप्त होगा? सुशीला जी बोली, आप दुखी क्यों होते हैं? नेहा बेटी वह भी तो दिल्ली जैसे शहर में रहती है, फिर भी साल में एक बार हमारे पास आ जाती है। यही फ़र्क होता है बेटा और बेटी में। बेटा सब कुछ लेकर भी खुश नहीं होता और बेटी मायके और ससुराल के बीच में झूलती रहती है, फिर भी माँ बाप के लिए सोचती है। आप कहें तो मैं नेहा को कुछ रोज के लिए बुला लूँ, या फिर ऐसा क्यों ना करें कि हम विजय के पास चलते हैं। अचानक से हमें देखकर वह भी खुश हो जाएगा। सुशीला जी की बात सुनकर सुरेश बाबू के चेहरे पर चमक आ गई। हाँ यह की ना तुमने कुछ समझदारी वाली बात। चलो अब तैयारी करो, 1 हफ्ते बाद हम चलेंगे। देखना कहीं बेटे के मुंह में उसे सब बता मत देना। फिर वह अखबार लेकर बाहर निकल गए। अगले दिन नेहा का फ़ोन आया। सुशीला बोली, बेटा तुम्हारे पापा मान नहीं रहे थे तो 1 हफ्ते बाद विजय के पास जा रहे हैं। हमने उसे नहीं बताया, सोचा सरप्राइज देते हैं। तुम भी मत बताना। नेहा बोली, माँ आप भाभी के स्वभाव को जानती हैं, वह बड़े घर की बेटी है। आपका यूं छोटी छोटी बातों पर खुश होना और बेटे पर इतना प्यार लुटाना शायद उन्हें पसंद ना आए। ऐसा ना हो कि आपका सरप्राइज देना उन्हें पसंद ना आए और बात बिगड़ जाए। मेरे ख्याल से एक बार पूछ लीजिए। कुछ देर माँ से बात करके नेहा ने फ़ोन रख दिया। सुशीला जी को बेटी की बात सही लगी। बातों बातों में उन्होंने भी जैसे अपने मन की बात आधी अधूरी साझा की तो विजय ने कहा, अभी आप रुक जाइए, 2 दिन बाद शिल्पी से बात करके आपको बताता हूँ। विजय ने अपनी पत्नी शिल्पी को यह सारी बात बताई तो शिल्पी बोली, ऐसा कीजिए दिवाली का त्यौहार आ रहा है, 2 दिन के लिए हम सब वहाँ चलते हैं। विजय ने हैरानी से कहा, तुम तो वहाँ जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर क्या बात है? शिल्पी बोली, ओ मेरी मिट्टी के माधव, आखिर कितने दिन मैं आपको हर बात सिखाती रहूँगी? कुछ तो अपना दिमाग चलाइए। यह घर पापा जी के नाम पर है, याद है कि नहीं? अगर कल को पापा जी ने यह घर नेहा दीदी को देने को सोची तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऊपर से मम्मी जी के पुराने जेवरात अभी भी उन्हीं के पास और पुराने घर में है। उनकी कीमत अभी करोड़ों में होगी। यह देखो उनकी फ़ोटो मेरे पास है, तो मैंने हूबहू वैसा ही नकली जेवर बनवा लिया है। सोच रही हूँ इस बार वह सभी जेवर ले आऊँगी और मम्मी जी को बुरा न लगे तो यह नकली जेवर वहाँ रख दूँगी। अरे आज कल तो वह जेवर मेरे पास ही होंगे, तो अभी क्यों नहीं? और घर के कागजात पर दस्तखत करवाना आपकी जिम्मेदारी है। इतना कर लिए तो मैं आपको मान जाऊँगी, और फिर आपके माँ बाप से इतना फ़ायदा होगा तो क्या मैं मिलने भी 2 दिन के लिए नहीं जा सकती हूँ? विजय बोला, सही कह रही हो।
अब माँ इतने महंगे गहनों को कैसे संभाल पाएगी, और खुदा ना खास्ता चोरों की नज़र में आ गया तो उन गहनों की वजह से वे उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। हाँ, घर वाली बात जो तुम कह रही हो तो पापा से कैसे साइन करवाऊं समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, यह भी करके देख लेते हैं। इतना कहकर विजय ने माँ को फ़ोन किया और बताया कि मैं आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम दिवाली में वहाँ पर आ रहे हैं। आपकी बहू को आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी। माँ बेटे के आने की खबर से प्रफुल्लित हो गई। उसके पीछे की उनकी मनसा कोई माँ कैसे समझे। सच ही कहा है किसी ने, माँ का जी गाय का और बेटे का जी कसाई का। सुशीला जी ने सारी बात सुरेश बाबू को बताई। सुरेश जी बोले, तुमसे रहा नहीं गया और तुमने सारी बात बता दी। अरे मैं अपने पोते के साथ शहर में रहना चाहता हूँ। चलो ठीक है, अगर वह कुछ रोज के लिए आ रहे हैं तो अच्छी बात है, पर इस बार साफ साफ अपने बेटे से बात कर लेना कि यहाँ इतने अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते हैं। आए दिन हमें दूसरे शहर जाकर डॉक्टर से दिखाना पड़ता है, जबकि हमारा बेटा खुद इतने बड़े शहर में रहता है। फिर क्या था, दोनों ने घर की साफ सफाई करवाई। कुछ रोज बाद बेटे बहू दरवाजे पर आए। सुशीला जी ने आरती उतारनी चाहिए तो शिल्पी बोली, मम्मी जी आउटडेटेड फैशन है, मुझे वैसे भी यह सब पसंद नहीं है। आपके बेटे और पोते के साथ मुझे भी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, तो मैंने सोचा क्यों ना दिवाली आपके साथ मनाई जाए। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, फिर मैं आप लोगों के उपहार आपको दिखाती हूँ। सुशीला जी बेचारी इस उम्र में भी बहू के नहाने का पानी और खाने का इंतजाम की। थोड़ी देर बाद शिल्पी ने उन्हें एक साड़ी और ससुर जी के लिए एक कुर्ता पजामा दिया। इतने में ही माँ बहुत खुश हुई और रात में पिता विजय से बोले, बेटा विजय, यहाँ मन नहीं लगता है क्या, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते? वह घर जब मैंने तुम्हारे कहने पर खरीदा था तो तुमने कहा था रिटायरमेंट के बाद हम सब साथ रहेंगे। मुझे रिटायर हुए 2 साल हो गए, आखिर हम कब साथ रहेंगे? विजय ने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। उसने कहा, पापा बड़े शहर में रहने के लिए उस शहर के मेयर से परमिशन लेना पड़ता है। आप ऐसा कीजिए, मैं वहाँ से कागजात बनवा कर लाया हूँ जिस पर आप दस्तखत कर दीजिए। जैसे ही परमिशन मिल जाएगी तो मैं आपको बुला लूँगा। सुरेश बाबू को आश्चर्य हुआ, इतने सालों में जो बेटा मान नहीं रहा था अचानक कैसे मान गया। सुरेश बाबू बोले, बेटा मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ ही, पहले मुझे पढ़ने तो दो। विजय बोला, पापा आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, आप बस यहाँ नीचे दस्तखत कर दीजिए। उम्मीद पर दुनिया टिकी रहती है। कुछ अच्छा होने की उम्मीद सोचकर उन्होंने दस्तखत कर दिया, पर उनकी छठी इंद्री ने उन्हें इशारा दिया और उन्होंने विजय के द्वारा दिए गए कागजों पर नकली दस्तखत किया ताकि आगे चलकर उन्हें पछताना न पड़े। रात में खाना खाने के बाद जब सब अपने कमरे में सो गए तो शिल्पी अपने सास के पैर दबाने लगी। सुशीला जी आश्चर्य से बोली, मैं तो धन्य हो गई तुम्हारी जैसी बहू पाकर। लोग कहते थे शहर के बड़े घर की बेटी सास की सेवा नहीं करती है। देखिए जी, हमारी बहू कितनी अच्छी है। बेटा हमारे पोते को भी अच्छे संस्कार देना ताकि आगे चलकर हमारा नाम रोशन करे। अचानक से सुशीला जी की नज़र शिल्पी के गले पर पड़ गई। उन्होंने कहा, बहू ना तो तुम मंगलसूत्र पहनती हो, ना तुमने कोई जेवर पहन रखा है, क्या यह फैशन है? हमारे घर की औरतें तो खाली गला नहीं रहती हैं। शिल्पी ने मुंह बनाते हुए कहा, मम्मी जी अब आपसे क्या छुपाना, मुझे भी बुरा लगता है कि दिवाली के त्यौहार पर भी मैं बिना जेवर की हूँ। अब क्या बताऊँ, आप लोगों को अपने साथ नहीं रखने का यह भी एक कारण है। सुशीला जी बोली, हाय हाय बहू, ऐसा क्या हो गया? अरे हम तो तुम्हारे माँ बाप जैसे हैं, हमसे मत छुपाओ, बात क्या है बताओ। ऐसा मेरा मन बैठा जा रहा है, सब कुछ ठीक तो है। शिल्पी बोली, मम्मी जी अब आपको क्या बताऊं, पिछले साल इन्होंने शेयर में कुछ पैसे लगाए थे और किसी से पैसे उधार भी लिए थे, वह सारे पैसे डूब गए, जिसकी वजह से मुझे अपना सारा जेवर बेचकर उसके पैसे
चुकाने पड़े। आप देख लीजिए, आपके घर की बहू के पास इतना भी जेवर नहीं कि वह दिवाली पर कुछ पहन सके। और वह रोने का नाटक करने लगी। सुशीला जी ने झट से अपने कमरे से तिजोरी की चाबी निकाली और बहू को आगे करते हुए बोली, बहू मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। यह लो चाबी और अपनी पसंद की कोई भी जेवर लेकर पहन लो। मगर ध्यान रखना, लेने के बाद ताला जरूर लगा देना। छोटा सा कस्बा है, ध्यान रखना पड़ता है। उसके मन में लड्डू फूट रहा था, मानो उसको लॉटरी लग गई हो। वह तुरंत अपने कमरे में गई, वहां से नकली जेवरात लेकर साथ के कमरे में गई। फिर दोनों जेवरों की अदला बदली की और बड़ी सफाई से वापस आ गई। दिवाली के दिन उसने सारे जेवर पहने, फिर सारे जेवर अपने पास रख लिए और सुशीला जी से बोली, मम्मी जी मैंने आपके सारे जेवर रख दिए हैं, एक बार चेक कर लीजिए। सुशीला जी बोली, अरे बहू चेक करने की क्या ज़रूरत है, मुझे तुम पर विश्वास है। शाम हुई। विजय और शिल्पी दोनों के चेहरे खिले हुए थे, क्योंकि दोनों अपने मंसूबों में कामयाब हो गए थे। यही सोचकर दोनों वापस मुंबई चले गए। 2 दिन की खुशी को अपने आंचल में समेटे सुशीला जी बहुत खुश थीं। कुछ रोज बाद शिल्पी ने अपने फ़ोन के स्टेटस पर एक तस्वीर डाली जिसमें विजय उसे एक हार पहना रहा था। जैसे ही वह तस्वीर नेहा ने देखी तो उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन किया और वह फ़ोटो भेजकर बोली, माँ हमारे घर के पुश्तैनी हार में को पहनकर भाभी कितनी अच्छी लग रही हैं। अच्छा हुआ आपने दिवाली पर उन्हें वह भेंट कर दी। अब वह अपनी जिम्मेदारी समझेंगी। मैं बहुत खुश हूँ आप दोनों के लिए। सुशीला जी तस्वीर देखकर हैरान हो गई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने हार बहू को नहीं दिया था, वह तो मैंने बस दिवाली पर पहनने के लिए दिया था। इसका मतलब बहू ने मुझसे बिना पूछे हार ले लिया। अगर ऐसा है तो तिजोरी में कौन सा हार रखा हुआ है, एक बार देखती हूँ। इतना कहकर वह तिजोरी खोली। जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह सब नकली था। वह वापस बेटी को फ़ोन की और सारी बात बताई। बेटी बोली, माँ जरूरी नहीं कि बड़े घर की सभी लड़कियाँ अच्छी हों, हर जगह अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। अब आप को भाई की मंशा समझ में आई कि आखिर वह लोग दिवाली पर 2 दिन के लिए क्यों आए थे। मुझे तो डर है कहीं बाबूजी ने भी कुछ गलती ना कर दी हो। तभी कमरे में सुरेश बाबू दाखिल हुए। उन्होंने सारी बात सुनी, फिर उन्होंने बेटी को सब कुछ बताया। बेटी बोली, अच्छा हुआ पापा, वक्त रहते आप सचेत हो गए, पर भाई ने अच्छा नहीं किया। पत्नी को तो उसने 9 लाख का हार पहना दिया और माता पिता का भरोसा हार गया। सुशीला जी को यह धोखा बहुत बड़ा सदमा दे गया। उसी रात सुरेश जी ने बेटे को फ़ोन किया और खूब खरी खोटी सुनाई। शिल्पी बोली, क्यों, मैं वह हार बनवा नहीं सकती? आपका हार वही तिजोरी में रखा है। सुशीला जी बोली, बहू यह बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। मैंने वह सारे जेवर देखे, वह सब नकली हैं। क्या तुम यही मनसा लेकर हमारे घर आई थी? अरे आज न सही वह सब तुम्हारा ही था, फिर अपने ही घर में चोरी करने की क्या जरूरत थी? विजय कुछ कहता उससे पहले माँ बोली, तुम हमारे वह बेटे नहीं हो जिससे हमने पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजा था। पैसों की चमक ने तुम्हें बदल दिया। भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम हमारे वह बेटे नहीं हो जिसे हमने पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेजा था। पैसों की चमक ने तुम्हें बदल दिया। भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। बेटा, अपनी बीवी को तो तुमने हार पहना दिया, पर अपने माँ बाप के विश्वास को जो तुम हार गए हो, उसके लिए तो एक न एक दिन तुम्हें जरूर पछताना पड़ेगा। वह आखिरी दिन था जब सुशीला जी ने और सुरेश जी ने अपने बेटे बहू से बात की। सुशीला जी अंदर ही अंदर घुट रही थी। सुरेश बाबू खुद को कोस रहे थे कि आखिर मैं बेटे के पास जाने की जिद क्यों कर रहा था। तभी तो सुशीला जी ने उन सबको यहाँ बुलाया। ना मैं जिद करता, ना यह होता। इसी गम में सुशीला जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया। बेटी ने आकर बहुत समझाया, पर मन के दर्द को कोई कैसे समझाए। दिनों दिन वह कमज़ोर होती गई और देखते ही देखते 6 महीने में उन्होंने दुनिया को त्याग दिया।
फिर सुरेश जी बेचारे अकेले हो गए। माँ के मरने की खबर सुनकर विजय वहाँ आना चाहा तो सुरेश जी ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बेटे को जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उसने अपने घर को बेचने की कोशिश की, पर जब सच्चाई पता चली तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अगले ही दिन कोर्ट का कागज आया कि पिता ने बेटे को उस घर से भी बेदखल कर दिया है। यह खबर मिलते ही दोनों पति पत्नी बौखला गए। शिल्पी बोली, देखा, आप सोचते थे आपके पिता सीधे हैं, पर उन्हें तो ऐसी चाल चली कि हम कहीं के न रहे। यह घर भी उनके नाम पर है और अब वह अपनी संपत्ति बेटे और वृद्ध आश्रम को दे देंगे। हम तो उनका कुछ भी नहीं कर सकते। विजय बोला, तुम्हारे कहने पर मैंने यह सब किया। हमारी चाल तो हम पर ही भारी पड़ गई। विजय माथा पकड़कर बैठ गया, क्योंकि अब तो कुछ किया ही नहीं जा सकता था। जैसी करनी वैसी भरनी। बेटी ने उन्हें अपने साथ ले जाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उस घर में सुशीला जी की यादें थीं। अब कोई उनसे उनके दुख का कारण पूछता तो बस वह इतना ही कहते, दुख इस बात का नहीं कि बेटे के पास हमारे लिए वक्त नहीं, तकलीफ तो इस बात की है कि उसने मेरे साथ अपने जन्म देने वाली माँ को भी धोखा दिया। समय बीता, बेटी कभी कभी मिलने आती। एक दिन पिता ने नेहा को भी वहां आने से मना कर दिया और यह कहते हुए कि मेरी परेशानियों की वजह से तुम अपना वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हारे पति और तुम्हारे सास ससुर के लिए भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है, उन्हें निभाओ। मैं नहीं चाहता मेरी आखिरी वक्त में मेरी ऐसी हालत देखकर तुम्हें तकलीफ हो और तुम्हारा दुखी चेहरा मैं अपनी आंखों में लेकर जाऊं। बेटा, जब अच्छा वक्त तुम्हारी माँ के साथ कट गया तो बुरा वक्त अकेले कट जाएगा। नेहा अब बस फ़ोन पर बात करके अपने पिता का हाल चाल लेती, पर भाई से कोई रिश्ता नहीं रखती। किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक हफ्ते खेलते हंसते खेलते परिवार की यह हालत होगी। बेटे बहू के लोभ ने एक बेटी को उससे माँ से छीन लिया, एक पति को उसकी पत्नी के दर्द को देखने पर मजबूर किया। क्या इसे ही कलयुग कहते हैं दोस्तों? पत्नी की खुशी और अपने लालच को पूरा करने के लिए माता पिता का विश्वास खोना जरूरी नहीं है। जो आपका अधिकार है वह तो आपको मिल ही जाएगा, पर अधिकार को पाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बताइए आपको मेरी कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।